नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप आप इंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में जाने से पहले इस चैप्टर की बेसिक जानकारी जान लेते हैं अपन। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो यहाँ पे दो ही तरीके के हो सकते हैं। या तो वो फिजिकल चेंजेस हो सकता है दोस्तों, या तो केमिकल चेंजेस हो सकता है। अब कौन सा फिजिकल होगा, कौन सा केमिकल होगा चेंजेस? तो अगर दोस्तों चेंज जो है तो वो साइज में हो रहा है, या कलर में हो रहा है, या शेप वगैरह में हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? केवल फिजिकल चेंजेस कहलाएगा, है ना, बाहरी चेंजेस कहलाएगा। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है दोस्तों कि इसके जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, तो उसके अरेंजमेंट में चेंजेस होता है। और वो क्या करता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, हमारा जो उत्पाद बनता है, उसमें नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं दोस्तों। आइए उदाहरण के बारे से ज़्यादा समझते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल वाले में क्या होता है, कोई नई चीज़ हमको नहीं मिलती है, नई चीज़ नहीं बनती है। पर ये केमिकल चेंजेस में एक नया सबस्टांस, नई चीज़ हमको प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल समझ करिए कि हमारे पास एक इतना बड़ा पेपर है दोस्तों, कागज़ है, उसे हम कैंची लेके कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस पे। तो दोस्तों ये बड़ा पेपर था, उसको काट के हमने छोटा कर दिया, तो इसमें केवल और केवल साइज में चेंजेस हो गया, है ना, कोई नई चीज़ नहीं बनी, अभी भी वो पेपर का पेपर ही है दोस्तों। पर अगर हम इस पेपर को जला दें तो जलाने के बाद हमको क्या मिली? एनर्जी मिल गई, लाइट मिल गया, और कुछ रेसिड्यूज का राख वगैरह मिल गई। तो अब वो पेपर नहीं रहा दोस्तों, तो इसे ही हम केमिकल चेंजेस कहेंगे, है ना। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर का काटना छोटे पीसेस में या उसको कलर कर देना, ये हमारा फिजिकल चेंजेस है दोस्तों। पर अगर उस पेपर को हम जला देते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है दोस्तों, वो केमिकल चेंजेस हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों दो तरह का चेंजेस होता है, फिजिकल और केमिकल। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो केमिकल चेंजेस होता है उसके ही कारण जो उनके रिएक्शन उसके अंदर होता है, जो अभिक्रिया होती है, उसी के कारण नई चीज़ बनती है। तो वही जो है हमारा, वो केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है दोस्तों। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंजेस इन विच सबस्टांसेस रिएक्ट टू गिव अ न्यू सबस्टांस। दोस्तों इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें जो सबस्टांस होते हैं वो आपस में क्रिया करके नया कोई सबस्टांस बनाते हैं। दोस्तों इसको और अच्छे से समझते हैं। एक हमारा सबस्टांस ए हो गया दोस्तों, और दूसरा हमारा सबस्टांस बी हो गया दोस्तों। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। तो क्रिया करने के लिए हम इनको प्लस से डिनोट करते हैं। अब जब ये आपस में क्रिया करके, मान लीजिए ए बी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ए बी एक प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि एक दो रिएक्टेंट हो गए, दो अभिकारक हो गए, ये आपस में क्रिया करके एक नई चीज ए बी बना रहे हैं। इसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो रहा है और एक नई चीज बन रही है, इसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है जिसमें दो सबस्टांस या दो से अधिक सबस्टांस आपस में मिल के एक नई चीज का निर्माण करते हैं। अगर कोई भी पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में सबस्टांस आपस में मिल के रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज करते हैं और रिएक्शन के बाद एक नया सबस्टांस बनाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें कोई
चीज नई नहीं आती है दोस्तों। जो रिएक्टेंट होते हैं यानी ये जो अभिकारक ए बी हैं आपस में क्रिया कर रहे हैं, इनके बीच में ही बॉन्ड बनते और टूटते हैं। तो दोस्तों इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनते और बिगड़ते हैं, टूटते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं मिलती है हमको दोस्तों। केवल एक बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड दूसरे के साथ बना लेता है और एक नए उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाता है। सपोज दैट एक समझते हैं कि कैसे, मान लीजिए कोई ए बी है, हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट ए बी है और ये क्या कर रहा है कि सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है दोस्तों। अब ये जो रिएक्शन करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद ए बी का बॉन्ड टूट जाता है और ए सी के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये एक नया प्रोडक्ट हमारा ए सी मिल जाता है और बी जो होता है तो ए से बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो क्या होता है इसमें कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है जिसमें एक सबस्टांस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ए और बी सी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और एक नया सबस्टांस दे रहे हैं, AC एक नया सबस्टांस बन रहा है दोस्तों। इसमें हो क्या रहा है कि बॉन्ड टूट और जुड़ रहे हैं। कैसे बॉन्ड टूट जुड़ रहे हैं, A और B के साथ रिएक्शन था तो जब C के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया तो AB का बॉन्ड टूट गया, A के साथ C ने रिएक्शन कर लिया और B को बाहर कर दिया दोस्तों। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होते हैं दोस्तों। इसको विथ एग्जाम्पल हम जब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो पढ़ेंगे, वो मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। ये अभी पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम केमिकल रिएक्शन और उनको लिखने के तरीके के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारा पोटेशियम क्लोरेट है हमारे पास, इसका फॉर्मूला जो सूत्र होता है KClO3 होता है। अगर हम इसे गरम करते हैं, हीट करते हैं तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस उससे या ऑक्सीजन उससे बाहर हो जाता है। तो जैसे हमारा 2 भाग KClO3 सॉलिड रूप में हमने पोटेशियम क्लोराइड को लिया और इसे गर्म किया। गर्म करने के लिए दोस्तों यहाँ ये ट्रायंगुलर का निशान बना देते हैं। तो जब गर्म किया तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, इससे बंध ये टूट जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन इससे गैस के रूप में अलग हो जाती है और हमें पोटेशियम क्लोराइड KCl मिल जाता है दोस्तों। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है इसमें और सबस्टांस आपस में रिएक्ट करके एक नया सबस्टांस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसे लिखने का तरीका दोस्तों, एक तो हमारा वो सामान्य तरीका है जो हम शब्दों में लिख दें कि इसकी रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाते हैं तो हमें मान लीजिए सपोज दैट हमको लिखना है कि ए और बी के साथ का रिएक्शन करवाना है और उससे हमें ए बी प्राप्त होता है। तो हम तो कैसा लिखें कि जब हम व्हेन वी रिएक्ट ए बी सो वी फाउंड ए बी एज अ प्रोडक्ट, ऐसा लिखें, पूरा टाइप कर दें। तो एक वर्ड में लिखने का तरीका ये है और दूसरा होता है फॉर्मूला। तो वर्ड में 2 तरीके का होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि सपोज दैट चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। केमिकल इक्वेशन हैव बीन फ्रेम्ड डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल इक्वेशन क्यों बनाए जाते हैं, जैसे कोई सवाल मैथ का होता है दोस्तों तो उसे सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला हो जाता है। तो एक लाइन का फॉर्मूला रहता है तो वो हमको पूरा समझा देता है सवाल को कि क्या हमको ऐसे लगाना है। उसी तरह से फॉर्मूले रूप में हमको अगर लिखते हैं किसी रिएक्शन को, अगर हम क्या करते हैं उसको सिंबल या फॉर्मूले रूप में लिख देते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन बन जाता है दोस्तों। तो केमिकल इक्वेशन हैव बीन फ्रेम्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन बनाने होते हैं दोस्तों। तो इसको 2 तरीके से लगाया जाता है, वर्ड में या फिर सिंबल में।
तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करवा रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जिंक सल्फेट और हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। एक तो ये तरीका हो गया, शब्दों में लिख देते हैं, और या तो हम जिंक का फॉर्मूला लिख दें जो कि Zn होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमें H2SO4 है। अब ये AQ यहाँ क्यों लिखा है, S क्यों लिखा है, आगे वाली स्लाइड में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ हाइड्रोजन गैस मिल गई। अक्सर जो हम रिएक्शन लिखते हैं दोस्तों तो ऐसे ही लिखते हैं, सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, उसके सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वर्ड में। पर केमिकल इक्वेशन लिखने का ये तरीका होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को। ना जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे केमिकल इक्वेशंस होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये केमिकल इक्वेशन को लिखने के मेथड्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे आप लिखते हैं। तो अभी मैंने एक केमिकल इक्वेशन, एक जनरल एग्जांपल लिया था ए बी करके। तो सबसे पहले जब हम लिख रहे होते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो राइट डाउन द फॉर्मूला एंड सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। दोस्तों सबसे पहले तो जो केमिकल इक्वेशन होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। आपको पता है, एक तरफ क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जो क्रिया कर रहे होते हैं, और एक तरफ जो होता है वो प्रोडक्ट होता है जो रिएक्शन के बाद बन रहा होता है ना दोस्तों। तो देखिए, मान लीजिए कि इधर साइड हमने क्या रख दिया, जो क्रिया कर रहे होते हैं, इधर जो चीज़ होती है जो हमारा बन रहा होता है, इनको हम एक एरो से सेपरेट कर देते हैं, ऐसा एरो से सेपरेट कर देते हैं। तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, सारे के सारे रिएक्टेंट रखे जाते हैं, यानी अभिकारक रखे जाते हैं, जो क्रिया करने वाले होते हैं वो रखे जाते हैं। और जो ये एरो के राइट हैंड साइड में जो बन रहा होता है अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के पूरी होने पे, तो वो प्रोडक्ट या जो हमारा क्रिया फल मिलता है उसे हम इधर रखते हैं दोस्तों। और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हुए तो प्लस कर रख दिया। एक अभिकारक अगर ज़्यादा है तो मान लीजिए एक अभिकारक A है और दूसरा अभिकारक जो इसके साथ क्रिया करने वाला B है, तो इसे हम प्लस करके दूसरे वाले अभिकारक को यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो बन रहा है उसे हम ऐसे प्रोडक्ट को भी इधर से लिख देते हैं। मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं, पर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो उनको भी प्लस करके लिख देते हैं। तो राइट डाउन द फॉर्मूला सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट को प्लस साइन के साथ, और जो हमारा सिंबल और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट्स का, वो राइट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ लिख देते हैं। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हम ये बीच में एरो साइन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आगे, द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट इट्स प्रोवाइडेड एबव द एरो। ये जो एरो साइन था, अभी आपको मैंने बताया था कि रेक्टेंगल बना दिया था, वो सॉरी ट्रायंगल बना दिया था, यहाँ त्रिभुज आकार का ऐसा बना दिया था। वो क्यों? क्योंकि हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कर रहे होते हैं। तो जो ये गर्म करना होता है, या कोई टेम्परेचर स्पेसिफिक हो उसका, या प्रेशर लगाया गया हो, या कोई उसमें कैटलिस्ट उपस्थित हो, है ना, उत्प्रेरक अगर है, तो इनको इस जो ये तीर का निशान होता है, ये जो एरो साइन होता है, इसके ऊपर लिखा जाता है दोस्तों। तो ये हमारे राइट करने का जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसे राइट करने के तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। और राइट करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया था AQ क्यों लिखा हुआ है, S क्यों लिखा हुआ है दोस्तों, तो उसको बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो हमें सॉलिड रूप में लेनी है, उसका ठोस लेना है, जैसे पानी जो है हमारा, तो पानी हमारा तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, तीनों स्टेट होते हैं उसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में ही लेना है या गैसियस फॉर्म में ही लेना है, तो कैसे जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन में एक ऐसा वाटर इस्तेमाल हुआ है? तो इसके रिप्रेजेंटेशन की भी सुविधा केमिकल इक्वेशन में दी जाती है दोस्तों। जो चीज़ सॉलिड रूप में लिखना है तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं और ब्रैकेट में उसके बगल में S लिख देते हैं ऐसा। तो ये पता चल जाता है हमको कि ये जो हमने CaO लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, ये सॉलिड फॉर्म में लेना है हमको। ये जो पानी है H2O है हमारा, तो ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब इसको जल रूप में ही लेना है आपको, है ना दोस्तों। और ये जो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन रहा है, ये एक्वस है। मतलब एक्वस का मतलब क्या है कि ये पानी में घुलित है, कोई AQ
तब लिखा जाता है दोस्तों। सॉलिड का आपको समझ में आया कि सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड का समझ में आया आपको कि वो पानी के रूप में मतलब तरल रूप में लिक्विड फॉर्म में है। और एक्यू मतलब कोई चीज़ अगर पानी में घुली हुई अवस्था में है तो उसके लिए एक्यू लिखते हैं दोस्तों। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं दोस्तों, तो ये रिएक्शंस जो होते हैं तो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकते हैं। यानी ऊष्मा छेपी हो सकता है या ऊष्मा से शोषी हो सकता है। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि जो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, मतलब रिएक्शन होता है तो उसके साथ कुछ हीट बाहर आती है, गर्मी बाहर निकलती है, हीट आती है एनर्जी के फॉर्म में, तो वो अगर बाहर निकल रही होती है तो वो एक्सोथर्मिक होता है। और अगर उसको उस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। तो जो एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट बाहर निकलती होती है तो प्लस करके उसके बगल में हीट लिख देते हैं, और अगर लगनी होती है उसमें तो हम उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। जैसे ये हमारा जो है CaO सॉलिड फॉर्म में, इसका रिएक्शन हम H2O लिक्विड फॉर्म से करवाया तो हमारा CaOH का होल ट्वाइस ये जो बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये चीज़ के साथ हमें हीट भी मिल रही है। जब ये बनेगा तो हीट गर्मी भी निकलेगी, है ना, हीट एनर्जी भी प्राप्त होगी, तो इसे हम प्लस साइन के साथ रखते हैं। अगर इसको इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती, इसको देना पड़ता अगर इन रिएक्टेंट्स को हीट, तो यहाँ माइनस के साथ इसको लिख देते। यही चीज़ ये बोल रहा है दोस्तों। अब अगर दोस्तों कोई चीज़ गाढ़ा यानी हमारा कॉन्सनट्रेट है ना, और अगर डाइल्यूट कोई चीज़ हमें पतला चाहिए, है ना, होता है ना, जैसे मान लीजिए हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में हम ज़्यादा शक्कर डाल देंगे तो बोले गाढ़ा हो गया दोस्तों, है ना। तो गाढ़ा और पतला तो आप डाइल्यूट समझते ही होंगे दोस्तों। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्म में हमको लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, तो डाइल्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं, DIL लिख के डॉट लिख देते हैं, और कंसनट्रेटेड के लिए गाढ़े के लिए हम क्या लिख देते हैं, CONC लिख के डॉट लगा देते हैं। जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसी के बगल में ये चीज़ लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जिंक लिया है सॉलिड फॉर्म में, Zn लिखा और एक इसको सॉलिड लिया, और फिर हमने H2SO4 का जलीय विलयन लिया। जलीय मतलब पानी में उसको H2SO4 को घोल के पतला विलयन लिया। ये डाइल्यूट इसीलिए लिखा है कि इसको डाइल्यूटेड किया गया है, पतला किया गया है, कम कंसनट्रेटेड किया गया है। तो ये हमारा जिंक सल्फेट जो बन रहा है, ये जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में बाहर आ रही है। यही दोस्तों इक्वेशन लिखने का तरीका। हम लोगों ने क्या जाना दोस्तों कि रिएक्शंस होते हैं तो इधर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, एरो के बाद सेपरेट होता है, इधर राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं दोस्तों, और इनको रिएक्टेंट को प्लस करके लिखा जाता है, प्रोडक्ट को भी एक से ज़्यादा अगर हैं तो प्लस करके लिखा जाता है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, और अगर जल में घुली हुई चीज़ कोई है तो AQ एक्वस लिखा जाता है सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर उसको देना होता है, हीट है या कोई कैटलिस्ट है, तो उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है दोस्तों। और हीट के लिए अगर निकल रही है हीट तो प्लस, और अगर उसको लग रही है हीट तो माइनस। ये हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं दोस्तों। अब हमारा अगला जो टॉपिक होता है इसमें, तो वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और बैलेंसिंग करना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अगला वीडियो लेके मैं जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके साथ जल्द ही फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।